प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने नागरिकता के संबंध में पढ़ा था। अब नागरिकता का वर्णन जो था वो संविधान के भाग 2 में दिया गया था। अब हम लोग आज की क्लास में भाग 3 की स्टार्टिंग करते हैं। और भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो संविधान का भाग 3, और ये संविधान का भाग 3 मूल अधिकार के संबंध में प्रावधान प्रस्तुत करता है। मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। और इस मूल अधिकार का वर्णन संविधान के कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं मूल अधिकार के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो मूल अधिकार की मांग सबसे पहले कहाँ की गई? तो मूल अधिकार की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वो आपका ब्रिटेन में की गई थी। और ब्रिटेन के सम्राट थे उस समय सर जॉन, और सर जॉन ने 1215 ईस्वी में प्रथम लिखित दस्तावेज, एफआर से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया था। एफआर हम शॉर्टकट में बोलेंगे, और एफआर का मतलब आप क्या समझेंगे? फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले अब पॉइंट क्या हो गया इतिहास के बारे में कि सर्वप्रथम मांग, तो एफआर की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वो 1215 ईस्वी में की गई थी। और 1215 ईस्वी में की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो ब्रिटेन में की गई थी। और ये जो ब्रिटेन के सम्राट थे कौन थे? सर जॉन। और इसी सर जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में एफआर से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया। संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज। तो इस तरीके से आपका एफआर का सबसे पहले विकास जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। किस सन में? तो 1215 ईस्वी में सर जॉन के द्वारा प्रथम लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसी कारण से इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना गया। मैग्ना कार्टा। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटेन में एफआर से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, और इसी प्रथम लिखित दस्तावेज को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आपका 1789 ईस्वी में 89, जैसा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और इसी फ्रांस की क्रांति के पश्चात मानव के अधिकारों को घोषणा पत्र द्वारा एफआर को प्रस्तावित किया गया। तो अब ये अगला स्टेप क्या हो गया? फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपका आता है। तो फ्रांस की क्रांति आपकी हुई थी 1789 ईस्वी में, और इसी 1789 ईस्वी में फ्रांस के निवासियों को एफआर क्या किया गया? प्रदान किया गया। अब जब एफआर प्रदान किया गया तो उस समय फ्रांस के सम्राट थे लुई 16, और लुई 16 इस एफआर का क्या किए थे? उल्लंघन किए थे। और उसी एफआर के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप आपका फ्रांस के सम्राट लुई 16 को फांसी पर चढ़ा भी दिया गया था। उसके बाद से 1791 ईस्वी में अमेरिका यूएसए के द्वारा मूल अधिकार से संबंधित बिल ऑफ राइट्स को प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से अगर मूल अधिकार के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले मूल अधिकार की मांग ब्रिटेन में की गई, और ब्रिटेन के सम्राट थे सर जॉन, और इसी सर जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में एफआर से संबंधित या फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज को प्रस्तुत किया। और इस लिखित दस्तावेज को किस नाम से जाना गया? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भारत के संबंध में कि भारत में मूल अधिकार का इतिहास क्या है। तो भारत में जो मूल अधिकार का मांग किया गया था वो भारत में सबसे पहले मांग की गई थी 1895 ईस्वी में। सबसे पहले मांग कब की गई? 1895 ईस्वी में एफआर की मांग।
अब जब एफआर की मांग पहली बार 1895 ईस्वी में की गई तो समय समय पर इसी तरीके से हमेशा भारतीयों के लिए मूल अधिकार की मांग होती रही। जैसे कि आपका 1928 में आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो इसी नेहरू रिपोर्ट में आपका मूल अधिकार की भी मांग 1928 में की गई। उसके बाद से उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत की सबसे मजबूत पार्टी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में आपके मूल अधिकार की मांग की गई थी। फिर बाद में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने आपके फंडामेंटल राइट की मांग किया था। उसके बाद से बाद में धीरे धीरे हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़े हैं, तो उसी संविधान सभा में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के लिए एफआर समिति का गठन किया गया। यानी कि एक स्टेप आपका सबसे पहले 1895 में मांग की गई, उसके बाद से 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। उस नेहरू रिपोर्ट में भी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य के रूप में थे और इन दोनों के द्वारा भारतीयों के मूल अधिकार की मांग की गई। उसके बाद से यानी कि 1895 के बाद आप अगला स्टेप 1928 कर सकते हैं और 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग प्रस्तुत की गई। उसके बाद से 1928 के बाद आपका 1931 में आईएनसी का कराची अधिवेशन हुआ। आईएनसी का कराची अधिवेशन, आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी आईएनसी के कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई। उसके बाद से आपका 1931 में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और ये सारी चीज़ें आपका हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ और इस 1931 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी मूल अधिकार की मांग किया। ये जो गोलमेज सम्मेलन है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और जिसमें पहला आपका 1930 में हुआ था लंदन में, दूसरा आपका 1931 में, तीसरा आपका हुआ था 1932 में। तो इस तरीके से जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया तो गांधी जी ने मूल अधिकार की मांग प्रस्तुत किया था या रखा था। उसके बाद से हमारा भारत क्या हुआ, भारतीयों द्वारा एक तरीके से संविधान सभा का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इसी उन कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इसी संविधान सभा में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरीके से संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार संबंधी समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब इस तरीके से मूल अधिकार समिति का गठन हो गया तब जाकर के इस समिति के द्वारा मूल अधिकार की रचना प्रारंभ की गई। और जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसी संविधान के आपके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों को क्या किया गया, स्थापित किया गया। अब जब मूल अधिकारों को स्थापित किया गया तो मूल रूप से संख्या कितनी थी, मूल रूप से संख्या, मूल रूप से संख्या, तो ये जो मूल अधिकारों की मूल रूप से संख्या थी वो 7 थी। कितनी थी, 7 थी। ठीक, अब जब मूल अधिकारों की मूल रूप से संख्या 7 रखी गई संविधान के भाग 3 में, तो जैसा कि हम लोगों ने हमने पीछे बताया कि जब सर जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में आपके मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया तो इस लिखित दस्तावेज को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, जो व्यक्तियों के मूल अधिकार से रिलेटेड था। उसी तरीके से संविधान के जब भाग 3 में मूल अधिकार को स्थापित किया गया तो इस संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। भारत का अधिकार पत्र, इस पर भी क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को
मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार समिति ने मूल रूप से कुल कितने मूल अधिकारों की संख्या निर्धारित किया था? 7 निर्धारित किया था। अब ये 7 जब निर्धारित था तब आपका 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संशोधन किया गया और ये 44वां संशोधन जो किया गया था वो किस सन में किया गया था? 1978 में। अब जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया तो इसी 7 मूल अधिकारों में एक आपका FR कौन सा था? संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार। और ये संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 19 में और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार जिसका वर्णन आर्टिकल 19 और अनुच्छेद 31 में दिया गया था, इसको क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो क्या एकदम से हट गया? नहीं, इसको हटा करके अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में लीगल राइट या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई। अब ये संपत्ति का मूल अधिकार हटा क्यों? क्योंकि अगर भारतीय नागरिकों के पास संपत्ति का मूल अधिकार होता तो किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत अपने मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके साथ साथ एक ऑप्शन और भी है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो उस कंडीशन में 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह उच्च न्यायालय में अपने मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए जा सकता है। तो अगर अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकार की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है और अगर मेरे पास संपत्ति का मूल अधिकार होता तो क्या आज के समय में जो भी भारत सरकार है, राज्य सरकार है, जो हमारे ज़मीनों पर क्या कर लेती है? कब्जा कर लेती है और उस पर रोड बनाना या कोई प्रोजेक्ट स्थापित करना वो कर लेती है। अगर संपत्ति का मूल अधिकार होता तो क्या यह सरकार हमारे संपत्ति को ग्रहण कर पाती, एक्वायर कर पाती? नहीं कर पाती। इसी वजह से आर्थिक विकास या देश के विकास को बनाए रखने के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको विधिक अथवा कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क के अंतर्गत इसको मान्यता प्रदान की गई। अब जब ये हट गया तो वर्तमान में अगर पूछता है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में FR की संख्या आपका 6 है। FR की संख्या 6। अब ये जो FR की संख्या 6 है वो 6 FR कौन कौन से हैं? जिसमें कि आपका पहला हो जाता है समानता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार। दूसरा आपका है, और इस समानता के अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित है। दूसरा आपका कौन सा मूल अधिकार होता है? तो दूसरा होता है आपका स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक। तीसरा आपका मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा जो FR आ जाता है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है वो आर्टिकल 25 से लेकर के आपका आर्टिकल 28 तक वर्णित है। उसके बाद से जो पांचवा FR आ जाता है वो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है?
तो आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। छठा है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये 6 मूल अधिकार हो गए। इसमें आप देख रहे होंगे कि 30 के बाद से कंटिन्यूएशन में आपका आर्टिकल 31 गायब है और उसी आर्टिकल 31 में आपका क्या दिया गया था, संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे 300 क के अंतर्गत विधिक अथवा कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो इस तरीके से आपका ये 6 मूल अधिकार, पहला आपका हो गया समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, उसके बाद से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद से शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में दिया गया और इस 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है, जिसको हम लोग डिटेल एक एक अनुच्छेद या एक एक स्वतंत्रता या एक एक मूल अधिकार को लेकर के हम लोग पढ़ते 32 तक पहुँचेंगे। अब इसमें से कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं, कभी कभार ये क्वेश्चन PCS लेवल वगैरह पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हैं, मतलब ऐसे मूल अधिकार जो व्यक्तियों के क्या है, विरुद्ध प्राप्त है। तो व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त FR, तो वो आपका जो व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए FR या फंडामेंटल राइट हैं वो है आपका आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17 और उसके साथ साथ 23 और 24। इस तरीके से ये जो आपका व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए अधिकार हैं, इसमें आर्टिकल 15(2) है और 15(2) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रवेश या उपयोग पर प्रतिबंधित नहीं होगा। ठीक, उसके बाद से आपका जो 17 है वो 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जिसे इंग्लिश में अनटचबिलिटी कहते हैं, और ये व्यक्तियों के विरुद्ध दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता नहीं करेगा। उसके बाद से आर्टिकल 23 और 24 मानव के दुर्व्यापार या शोषण से संबंधित है। तो इसको और डिटेल हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और उसके बाद से 24 में ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संकटपूर्ण कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित करता है। तो इस तरीके से व्यक्तियों के विरुद्ध जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, उस मूल अधिकार में व्यक्तियों के विरुद्ध जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 15(2), 17 और 23 और 24 हैं। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन बन जाता है वो ये होता है कि कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो अब इसमें शब्द हम लोग ये कर सकते हैं कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त FR, नागरिकों को प्राप्त FR। अब नागरिकों का मतलब क्या हो गया, केवल नागरिकों को प्राप्त FR, मतलब कि जो भारतीय नागरिक हैं, नागरिक का मतलब, केवल नागरिक का मतलब क्या हो गया, भारतीय नागरिक। तो भारतीय नागरिक मतलब कि ये जो आपका 14 से लेकर के 32 तक में जितने भी FR दिए गए हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, जिसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं, कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं। सभी व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, ऐसा व्यक्ति या ऐसा विदेशी या देशी व्यक्ति जो भारत भूमि पर स्थित है, वो इन मूल अधिकारों का पालन कर सकता है, उनके ऊपर लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में कौन कौन से मूल अधिकार आ जाएंगे, आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, उसके बाद से आर्टिकल 29 और 30। तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। अब सभी व्यक्तियों को प्राप्त FR कौन कौन से हैं,
तो सभी व्यक्ति का मतलब हमने बताया कि सभी व्यक्ति में देशी और विदेशी दोनों शामिल हो जाएंगे जो भारत भूमि पर क्या हैं, स्थित हैं। तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त मूल अधिकार में आपका हो जाएगा 14 हो गया, उसके बाद से 20 हो गया, 21 हो गया, 21 क हो गया, उसके साथ साथ आपका 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 से 28 तक। तो इस तरीके से सभी व्यक्तियों में आपका ये निम्न अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 क हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और 25 से 28 हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार ये हो गए और सभी व्यक्तियों को प्राप्त मूल अधिकार में आपका ये हो गए, और व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार में ये अनुच्छेद व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए हैं। अब जैसा कि आप लोग देखें कि मूल अधिकार का उल्लेख या पहला जो मूल अधिकार है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले मूल अधिकार के बारे में हमने बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपका समानता का अधिकार दिया गया है। अब इसमें 14 के पहले ज़रूर कोई ना कोई अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो 12 और 13 आपका बच गया। तो अब अनुच्छेद 12, 14 से तो आपका मूल अधिकार स्टार्ट हो रहा है, तो 12 और 13 के बारे में क्या चीज़ दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राज्य की परिभाषा, और ये जो राज्य की परिभाषा है ये संविधान में भिन्न भिन्न जगहों पर दी गई है। जैसे कि जब हम लोग भाग 6 पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य की परिभाषा है। उसके बाद से भाग 3 के बाद से आपका भाग 4 आता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में वर्णन करता है, उसमें भी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। उसके बाद से इसी तरीके से भाग 3 में भी आपका राज्य की परिभाषा दी गई है, और ये राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 में है। और ये जो राज्य की परिभाषा है ये किस भाग पर लागू होती है, तो लागू, तो ये जो राज्य की परिभाषा है ये भाग 3 और 4 के लिए लागू की जाती है, भाग 3 और 4 हेतु लागू की जाती है। अब राज्य की परिभाषा में शामिल क्या है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, तो इस राज्य की परिभाषा में शामिल, अब अगला स्टेप क्या हो गया, शामिल, और इस शामिल में आपका पहला हो गया भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद राज्य की परिभाषा में शामिल है। दूसरा इसमें कौन शामिल है, तो दूसरा इसमें शामिल है राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल। तीसरा इसमें कौन शामिल है, तो तीसरा इसमें शामिल है स्थानीय प्राधिकारी। और उसके बाद से चौथा में कौन शामिल है, तो चौथा में आपके शामिल हैं अन्य प्राधिकारी। तो इस तरीके से राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हो गया, तो भारत सरकार और संसद का मतलब क्या हो गया, संसद का मतलब हो गया आपका दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य की परिभाषा में दूसरा कौन शामिल है, तो स्टेट गवर्नमेंट और विधानमंडल का मतलब हो गया आपका विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है और इस द्विसदनात्मक में आपका विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का एक आसान ट्रिक है कि यूपी में आम बिकते हैं। अब इसी ट्रिक में आपका जितने भी राज्यों में द्विसदन शामिल हैं उसमें यूपी में आम बिकते हैं, तो यूपी से यूपी हो गया, आ से आंध्र प्रदेश हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया, बी से बिहार हो गया, क से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल के बारे में भाग 6 में, जो स्टेट कार्यपालिका के रूप में शामिल किया गया है। तो तीसरा पॉइंट में कौन शामिल है, तो स्थानीय प्राधिकारी।
अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार इस स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आपका नगर पालिका, जिला बोर्ड और उसके बाद से आपका पंचायत। तो इस तरीके से स्थानीय प्राधिकारी में आपके नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गया और आपका पंचायत, ये आपके स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है कि ऐसे प्राधिकारी जो संविधान या किसी नियम द्वारा उसका क्या किया गया, उत्पत्ति या सृजित किया गया, लेकिन ऐसे जो भी संगठन स्थापित किए गए हैं उसमें संप्रभु शक्ति नहीं होती, उसी को क्या कहा जाता है? अन्य प्राधिकारी। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि अन्य प्राधिकारी में वे लोग शामिल हैं जो संविधान द्वारा क्या किए गए हैं, उनका उत्पत्ति या निर्माण किया गया है, लेकिन उनके अंदर संप्रभु शक्ति नहीं होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, ONGC हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, BPL हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, खाद्य निगम हो गया, UPSC हो गया। तो ये सभी क्या हो गए? अन्य प्राधिकारी में शामिल हैं। तो इस तरीके से राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है और इस राज्य की परिभाषा में ये सभी शामिल हैं। इस पे क्वेश्चन आता भी है कि कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। अन्य प्राधिकारी में भी थोड़ा लेवल जो हाई होता है, लोअर PCS वगैरह, उसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि अन्य प्राधिकारी में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, जिसका हमने उदाहरण एग्जाम्पल बता दिया। LIC, ONGC, विश्वविद्यालय या फिर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद से राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद से रेलवे बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं? संविधान के द्वारा इसको सृजित किया गया है, लेकिन इनके अंदर संप्रभु शक्ति नहीं है, तो वो सभी किस में शामिल हो जाएंगे? अन्य प्राधिकारी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 12 हो गया। उसके बाद से अनुच्छेद 13 के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या है। तो अनुच्छेद 13 जो है ये संविधान का एक तरीके से FR का सजग, प्रहरी और कवच माना जाता है। ये क्या कहा है? अनुच्छेद 13 जो है FR का सजग प्रहरी और कवच माना जाता है। ये सजग, प्रहरी और कवच क्यों माना जाता है? अब आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि न्यायालय ऐसे किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो FR से क्या है? असंगत है। मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी अगर विधि का निर्माण किया जाता है जो मूल अधिकार से क्या है? असंगत है, तो उस कंडीशन में उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यायालय की यह जो शक्ति है उसे जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। अब जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अब इसमें आपका थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 क्या है? आर्टिकल 13 जो है वो भाग 3 का सजग प्रहरी और कवच माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है? तो ये सजग, प्रहरी या कवच इसलिए माना जाता है कि आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि FR से असंगत विधि क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी या न्यायालय इसे शून्य घोषित कर सकता है जो हमारे मूल अधिकार से असंगत विधि है। और इसी असंगत विधि को आपका क्या हो गया? असंगत विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन।
जिसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक, अब एक क्वेश्चन इस पे पुटअप हो जाता है कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि यूएसए के संविधान से ग्रहण, न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द जो है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण। अब तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 13 में इस चीज़ की व्याख्या की गई है। इसी आर्टिकल 13 में 3 सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है, 3 सिद्धांत, जिसमें आपका पहला सिद्धांत कौन सा है, तो पहला है आपका आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, और ये जो आच्छादन का सिद्धांत है इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स। इसी आच्छादन के सिद्धांत को ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये जो आच्छादन का सिद्धांत है या ग्रहण का सिद्धांत है, ये भीखाजी बनाम एमपी स्टेट के केस में इस सिद्धांत को प्रावधानित किया गया या लाया गया। अब इस सिद्धांत के अनुसार इसका मूल भाषा क्या है, तो एफआर से असंगत कोई भी विधि सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। सुषुप्ता अवस्था का मतलब कि वो एकदम शून्य अवस्था में चली जाती है जब तक उस पर आच्छादन, आच्छादन का मतलब क्या होता है, परत, जब तक उस पर से परत नहीं हटती है, जो वही परत जो हमारे मूल अधिकार को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है या उसको एक तरीके से शून्य घोषित कर रही है। तो जैसे ही वो आच्छादन या परत हटती है तो वो आपकी विधि क्या हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। तो कहने का मतलब आच्छादन का मतलब एक परत होता है, और ऐसी परत जो हमारे मूल अधिकार से क्या हो रही है, असंगत हो रही है, तो वो विधि क्या हो जाएगी, सुषुप्ता अवस्था में चली जाएगी। और जैसे ही वो परत हट गया, उस परत के हटते ही वो मूल अधिकार या वो विधि प्रभावित हो जाती है। दूसरा इसमें आपका जो सिद्धांत है वो है संविधानेतर, संविधानेतर का सिद्धांत। और ये संविधानेतर का सिद्धांत मतलब कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को क्या करती है, छीनती या प्रभावित करती है। तो संविधानेतर का सिद्धांत में कि कोई भी राज्य जो है वो किसी भी प्रकार के ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो भाग 3 से को छीनती है या कम करती है या न्यून करती है। तीसरा जो इसमें सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। और ये जो अधित्याग का सिद्धांत है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के नाम से जाना जाता है। और अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद से आर्टिकल 13 को मूल अधिकार का कवच या सुरक्षा प्रहरी के नाम से जाना जाता है। और इस आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है वो प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। और इसमें 3 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आच्छादन का सिद्धांत कह लीजिए या फिर ग्रहण का सिद्धांत, दूसरा आपका संविधानेतर विधि से संबंधित सिद्धांत, तीसरा आपका अधित्याग का सिद्धांत। तो इस तरीके से 12 और 13 के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब जब हम लोग अगले क्लास का स्टार्ट करेंगे वो मूल अधिकार, वहाँ से क्रम वाइज हम लोग चलना शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला मूल अधिकार अनुच्छेद समानता का अधिकार, जो कि उसका विस्तार 14 से 18 तक है। और उसमें हम लोग कंटिन्यू एक एक अनुच्छेद को लेकर के डिस्क्राइब करते हुए आगे के क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।